तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास हमारी जनरल जर्नल की पूरी डिटेल है। जनरल जर्नल की शॉर्ट वीडियो नहीं बनेगी, लॉन्ग वीडियो बनेगी। उसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा और अकाउंटिंग का जो ट्रांजैक्शंस क्या होता है वो सब पूरा डिटेल में समझेंगे। आज ये नहीं है कि शॉर्ट में थोड़ा बहुत समझेंगे, पार्ट्स में नहीं, पूरी वीडियो आएगी। एंड तक हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब इस क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं हो रहे। लाइक से जितने व्यूज़ हो रहे हैं उतने लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं हो रहे। 80 से 90% जो हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे बंदे। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें, सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो देख रहे हैं। और ये वीडियो कोई ऐसी नहीं है कि वो स्टूडेंट ही देख सकता है, बड़े भी देख सकते हैं, बड़े भी उससे सीख सकते हैं। कोई उम्र एज लिमिट नहीं है, कोई मैच्योरिटी लिमिट नहीं है। आप अकाउंटिंग कोई भी एज में सीख सकते हैं, चाहे वो 60 ईयर्स का भी क्यों ना हो, वो सीख सकता है मतलब। तो ये ना करें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सबसे पहले करें। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि इससे लाइक शेयर सब्सक्राइब से ये नहीं है कि व्यूज़ मिल जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। इससे मोटिवेशन मिलती है कि आगे भी मैं वीडियोस बनाऊं। और मैं चाहता हूं कि मैंने जो एम रखा था कि मैं शुरू से एंड तक अकाउंटिंग क्या कहती है, अकाउंटिंग के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, बैलेंस शीट आएगी आगे, वो सब मैं समझाऊंगा। तो ये सब समझाने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होती है कि भाई हाँ, ये काम मैं शुरू, जॉब ये जो है ऑनलाइन, ये मैं शुरू करूं या नहीं करूं। क्योंकि मोटिवेशन जब तक नहीं मिलेगी तब तक काम ये पॉसिबल नहीं है। और मोटिवेशन क्या होती है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके दिखाएं। तो प्लीज़ कर लीजिएगा। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरल की पूरी लॉन्ग वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब पे मैंने फुल वीडियो अपलोड कर दी है, आप उस पर भी देख सकते हैं। ये शॉर्ट वीडियो है जो कि मैं अभी इस बात को अवेयरनेस करने के लिए मैंने पोस्ट की है। बाकी लेसन जो भी है, स्टडी जो भी है, एक्सप्लेनेशन जो भी है, वो उसी वीडियो पे है, लॉन्ग वीडियो पे। स्टूडेंट्स, अब तक मैंने जितना भी आप लोगों को पढ़ाया वो अपनी तरफ से पढ़ाया, अपना पढ़ाया। बुक क्या कहती है वो जानते हैं, बुक में क्या वर्डिंग है, क्या क्वेश्चंस हैं, वो सब करने की कोशिश करते हैं। ये बुक देख लें, ये पेटी वाला की फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग की बुक है जो 9 में भी चलती है। मीन्स हमने जो 9 पढ़ी थी वो इसी बुक से पढ़ी थी। नेक्स्ट में गए तो इंडेक्स में हमें जर्नलाइजिंग फाइंड करना है। जो 3 वाला जो है वो जर्नलाइजिंग है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी देख लेंगे हम, क्या अकाउंटिंग है वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए वो रिवाइज कर लेंगे। बुक में क्या है, 37 पेज पे हमें जर्नलाइजिंग मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नंबर 1 पेज पे। सबसे पहले नंबर 1 पेज खोल लेते हैं। इधर अकाउंटिंग की कुछ टाइप्स हैं, अकाउंटिंग है वो सब देखते हैं। अकाउंटिंग मीन्स द वेरियस टेक्निकल एक्टिविटी परफॉर्म बाय अकाउंटेंट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स कह क्या रहे हैं कि अकाउंटिंग जो है वो वेरियस टेक्निकल एक्टिविटी को कहते हैं जो अकाउंटेंट परफॉर्म करता है। इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसको कह रहे हैं जो बैलेंस शीट वगैरह और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखे। जो अकाउंटेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखे, बुक कीपिंग यानी जनरल जर्नल बनाना, जनरल लेजर बनाना और ट्रायल बैलेंस बनाना, ये परफॉर्म करे। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी इसको अच्छे से मैनेज करना, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होती है, वो मैं आपको बता। यहाँ पर देख लें दोस्तों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी लिखा हुआ है। इसमें सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि आपने कॉस्ट ऑफ इनपुट सही रखा, प्रॉफिट आपने मीन ज़्यादा रखा। मैनेज करना कि मैंने भाई 10 रुपये का मार्जिन रखा है, 10 रुपये की चीज़ लेनी है तो 10 रुपये की ही लूँ, कोशिश करूँ कि 12 रुपये की ना लूँ, 10 रुपये की मिल जाए कहीं मार्केट से, वो ही उठाऊँ ताकि मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हमेशा इंक्रीमेंट पे रहे, वो डिक्रीज ना हो। मैंने जितना सोचा है, जितना एम रखा है, प्री डिटरमाइंड टारगेट्स जो है वो पूरे गोल जो है वो अचीव हो सकें, इसको क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने आपको बता दिया, जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट होती है वो सब, और बुक कीपिंग, जनरल जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस। तो ये जो तीनों जो काम परफॉर्म करे अकाउंटेंट, उसे अकाउंटिंग की डेफिनेशन में रिलेट किया हुआ है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ अकाउंटिंग आ गया है। इसका ये मतलब है कि ये एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना एक सिस्टमेटिक मैनर में, एक के बाद एक जो सिस्टमेटिक मैनर चल रहा होता है उसमें रिकॉर्ड कर लेना, ताकि प्रॉफिट निकालने में आसानी हो, अकाउंट्स बनाने में आसानी हो, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन, ये सब नेट प्रॉफिट वगैरह जो भी है वो निकालने में हमें आसानी हो जाएगा। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की हुई होंगी या कुछ भी नहीं होगा तो हमारा प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके, भाई हम प्रॉफिट में है हमारा बिजनेस या लॉस में जा रहा है। मैनेजमेंट कंट्रोल कि भाई अगर 100 रुपये की चीज़ ले ली है तो अगली बार 100 की नहीं 90 की लेने की कोशिश करें। टैक्सेबल इनकम, सेल्स टैक्स लाइबिलिटी कि कितना हमने अगर प्रॉफिट वगैरह सब निकाल लिया है तो अब टैक्स कितना देना है उसका, ये सब भी फाइंड आउट हो सके। तो ये सब क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के, किस वजह से, पर्पस किस वजह से अकाउंटिंग काम कर रही है, अकाउंटिंग क्यों है। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको बताया कि रिकॉर्डिंग जो सबसे पहला है, जनरल जर्नल जो हमने बनाए थे, जर्नलाइजिंग इज़ द रिकॉर्डिंग। क्लासीफाइंग का मतलब है कि इसके अकाउंट्स बनाना, जनरल लेजर हो गया। समराइजिंग का मतलब ये है कि समराइजिंग का मतलब है कि ट्रायल बैलेंस बनाना। इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग का मतलब है कि बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाना।
आप याद करें तो मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के जो जितने भी हेड्स इन्वॉल्व हैं वो सब भी बताया था। तो पहले एसेट्स का हम पढ़ लेते हैं। एसेट्स इज अ रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटिटी। इसका मतलब ये है कि एसेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं जिससे हमारा फ्यूचर प्रॉफिट होना, फ्यूचर एंटिटी का स्टेबल होना लिखा हुआ होता है, जिसकी मदद से हमारा प्रॉफिट आता है। वो सब क्या कहलाता है? जिन चीज़ों की मदद से हमारा प्रॉफिट आए वो सब एसेट्स कहलाते हैं। एसेट्स की भी टाइप है करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब ये है कि एक साल के अंदर अंदर उसको चेंज किया सके, डिस्पोज किया सके, वो सब करंट एसेट्स में होता है। फिक्स एसेट एक साल से ज़्यादा का टाइम लेते हैं डिस्पोज वगैरह होने में। अब यहाँ पर हमारे पास लाइबिलिटी आ गई। लाइबिलिटी वो होती हैं जो उधार हैं, ऑब्लिगेशंस हैं जो पेएबल हैं, जो फ्यूचर में हमें क्रेडिट की तरफ से उधार पे ले लिए हैं, वो सब लाइबिलिटीज़ में आएंगे। करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का मतलब है एक साल में हम रीपे कर सकते हैं, हमारा इतना वो है, इतनी हमारे पास ताकत है कि अगर हम लोन ले रहे हैं तो एक साल के अंदर हम पे कर ही देंगे। ये एक वो सिंपल सी बात है कि करंट लाइबिलिटी एक साल के अंदर होती है। नॉन करंट भी लाइबिलिटी मतलब ये एसेट की तरह ही है। नॉन करंट लाइबिलिटी एक साल के ज़्यादा में, जैसे बैंक लोन वगैरह हो गया, वो अगर हम लेते हैं तो ज़्यादा अमाउंट का ही लेते हैं, और जब ज़्यादा अमाउंट का लेते हैं तो ज़्यादा टाइम भी लग जाता है उसको रीपे करने में, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा। अब यहाँ पर ओनर्स इक्विटी आ गया। ओनर्स इक्विटी का नॉन करंट करंट कुछ भी नहीं होता है। ओनर्स इक्विटी ये होता है कि कंपनी या बिजनेस ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। ओनर ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस। रेवेन्यू का मतलब है कि बिजनेस में कितनी सेल्स हुई हैं, द अमाउंट अर्नड, सेल से कितने क्या अमाउंट अर्नड होती है और रिसीव होती है, अकाउंट रिसीवेबल वगैरह। एक्सपेंस के कॉस्ट कितनी लगी है एक प्रोडक्ट को बनाने में। अब हम इस पे और डिटेल मालूम करते हैं। ये रहा जो मैंने आपको बताया था कि नेचर क्या होती है। पहले तो मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन से सॉल्व करना बताया था कि मेन है एसिड आ गया, तो एसिड की नेचर क्या होती है? हमेशा डेबिट होती है, ये मैंने आपको बताया था। और इंक्रीज़ पे डेबिट होती है और डिक्रीज़ पे क्या होती है? क्रेडिट होती है। नेचर ये एक तरह से जो मैंने आपको बैलेंस लिखवाया था वो है एसेट, एक्सपेंस, ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटी, रेवेन्यू। तो इस सिंपल सी बात ये है कि एसेट और एक्सपेंस की नेचर हमेशा डेबिट होगी क्योंकि वो इंक्रीज़ होते हैं। ओनर्स इक्विटी और लायबिलिटी और रेवेन्यू हमेशा इंक्रीज़ पे क्रेडिट होंगे, तो इनकी नेचर भी क्रेडिट होगी। ये बात भी क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। चीज़ें आती हैं, एसेट्स है, तो एसेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो एग्जांपल्स होती हैं जो अगर लिखी हुई होंगी तो हम उसको एन का एसेट मान सकते हैं। जैसे कैश है तो कैश हमारा एसेट, अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है, तो ये सब क्या पिक्चर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिस ना हो जाए इसलिए मैंने आपको पहले से बता दिया। एक्सपेंस, परचेजेस आ गया, सैलरी एक्सपेंस। ये सारे वर्ड का जब इस्तेमाल होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, एक्सपेंस है। और ये सारे वर्ड रेवेन्यू जो डिटरमाइन इंडिकेट कर लें कि ये सेल्स जो है वो इंडिकेट कर रहा है रेवेन्यू का होना, तो ये भी आप समझ जाइएगा। तो अब ये जो ड्राइंग है, ड्राइंग क्या होती है? कॉन्ट्रा अकाउंट होता है ओनर्स इक्विटी का, मतलब ओनर्स इक्विटी को क्या कर देता है? वो कम कर देता है। यहाँ पर ड्राइंग लिखा हुआ है, तो ओनर्स इक्विटी को ये कम कर देता है। हमारी ड्राइंग मींस पर्सनल यूज़ के लिए ओनर ने जितना भी पैसा, जितने भी गुड्स, जितने भी फर्नीचर, जो भी है जो बिजनेस में लगा चुका था, फिर वापसी उसने क्या कर लिया? डिपॉजिट से विड्रू कर लिया, वो सब ड्राइंग में आएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, डबल एंट्री सिस्टम आ गया। मैं आपको डबल एंट्री सिस्टम भी बता चुका हूँ कि जो डुअल एस्पेक्ट होते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम कहलाते हैं, जिस एंट्री का दो इफेक्ट पड़े, दो ट्रांजैक्शन एक ही बन रही है लेकिन दो इफेक्ट बन रहे हैं, एक डेबिट आ रहा है, एक क्रेडिट आ रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। टू अकाउंट्स आर ऑलवेज अफेक्टेड बाई ईच ट्रांजेक्शन। डुअल एस्पेक्ट भी कह लो, डबल एंट्री भी कह लो। बहुत अच्छी स्टूडेंट्स अकाउंटिंग साइकिल मिल गई। अकाउंटिंग साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल में पहले आ जाएगा इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। पहले हमारे पास एक ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन हमारी बिज़नेस में हुई कि बिज़नेस ने भाई 10,000 रुपये कैश ले लिया। तो कैश जो है वो 10,000 रुपये हम जर्नल में लिखेंगे, कैश है उसको मिल गया है तो उसकी एंट्री बना देंगे, कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। जब जर्नल बना दिया तो उसके अकाउंट्स बना देंगे, कैश का अलग से अकाउंट बना देंगे, जर्नल और अकाउंट रिसीवेबल का अलग से अकाउंट बना देंगे। फिर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, एक को डेबिट करेंगे, एक को क्रेडिट करेंगे। ट्रायल बैलेंस या अनएडजस्टेड बन जाएगा, मीन्स ट्रायल बैलेंस के दोनों का इक्वल आ गया, डेबिट भी इक्वल आ गया, क्रेडिट भी इक्वल आ गया। फिर रिवर्सिंग एंट्रीज़ हो जाएंगी, ऑप्शनल है, इसको ना देखें तो अच्छा है क्योंकि रिवर्सिंग एंट्रीज़ पहले नहीं, पहले यहाँ से स्टार्ट होगा ना, तो पहले फिर एडजस्टमेंट होगी, फिर वर्कशीट ऑप्शनल, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगा हमारे पास। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस जो हमारे पास बन के आया है उससे हम फिर क्या बनाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बन जाएगा। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बाद हम साल के एंड में ही बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो साल के एंड की क्लोजिंग एंट्रीज बना देंगे। मीन्स जो हमेशा डेबिट करते थे हम पूरे साल, उसको एंड में क्रेडिट कर देंगे, जो क्रेडिट करते थे उसको एंड में डेबिट कर देंगे। फिर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, फिर रिवर्सिंग एंट्रीज बन जाएंगी, फिर ये वापसी ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स ये साइकिल चलती रहेगी, ये कोई चेंज नहीं होगी। अगर फ्लो ऑफ गुड्स है, फ्लो ऑफ अकाउंट है, तो वो सेम के सेम ही रहेंगे। अब इन सब की डेफिनेशंस लिखी हुई है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो। अब यहाँ पर हमारे पास जर्नलाइजिंग आ गया है कि जर्नलाइजिंग क्या होती है। जो जनरल मैंने पहले पढ़ाया था वही सब है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये भी। तो इसमें अब देख लेते हैं, जर्नलाइजिंग अ ट्रांजैक्शन इज यूजुअली नॉट रिकॉर्डेड और पोस्टेड डायरेक्टली टू द रिलेटेड अकाउंट बट फर्स्ट अ जर्नल एंट्री इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच द रेलिवेंट अकाउंट आर पोस्टेड। इसका मतलब ये है कि अगर एक ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन हमारे पास है कि ऐसे कैश
रिसीव, और ये लिख देते हैं सीधा सीधा, कैश सेल्स फॉर ₹50,000। तो ये देखें, ये जो है ये पूरी एक लाइन है, इसमें हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि किसको एक्सट्रैक्ट आउट करें, क्या करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जर्नल बना लेते हैं खाली इस चीज़ के लिए, ताकि यहाँ पर मैंने कैश लिख दिया, सेल्स लिख दिया, 50,000 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 50,000 लिख दिया, ताकि हम इसके अच्छे से अकाउंट्स बना सकें, इसको जर्नल लेजर में पोस्ट कर सकें, फूटिंग कर सकें। इसके लिए जर्नलाइजिंग होती है, तो ये ही इन 2 लाइनों में लिखा हुआ है। अब दूसरा क्या कह रहा है, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। अब तो ये तो हमें पता है कि अफेक्ट 2 अकाउंट्स होता है, मींस डुअल एस्पेक्ट है। इस बात का मतलब डेबिट भी होगा तो क्रेडिट भी होगा, उन दोनों का बैलेंस अमाउंट सेम होगी, इसको भी वो जर्नल कह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे ये जर्नल एंट्रीज़ का एक जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो एग्जाम में हम यूज़ कर सकते हैं वो ये है, डेट आएगी सबसे पहले, फिर पर्टिकुलर आएगा, एलएफ आएगा, डेबिट आएगा, क्रेडिट आएगा, ये ही पूरा चलेगा। क्रेडिट टर्म्स को भी देख लेते हैं, जो क्रेडिट डिस्काउंट होता है हमारे पास वो इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा, कोई भी एंट्री में इस फॉर्म में अगर क्रेडिट का टर्म लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि बंदा 10 दिन में, इसका 10 का मतलब है कि 10 दिन में अगर पैसे दे देगा तो उसको हम 2% डिस्काउंट दे देंगे, और अगर उसने 30 दिन लगा दिए पैसे देने में तो हम उसको नो डिस्काउंट देंगे। तो इससे क्या होता है कि अकाउंट रिसीवेबल जो होता है वो जल्दी पे हो जाता है, जल्दी बिजनेस के पास पैसा आ जाता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है जल्दी देने का, क्या, जो अकाउंट पेएबल है जिसको पे करने हैं उसको 2% डिस्काउंट की छूट मिल जाती है, 2% डिस्काउंट कम देने पड़ते हैं। 98% का पैसे देता है वो, तो इसकी ये मतलब हुआ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक पूरा क्वेश्चन मिल गया है, ये बुक से ही एक्सट्रैक्ट आउट हुआ है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से और अच्छे से समझ आ जाए जर्नल। सबसे पहले रेफरेंस लिख दिया कि हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, पेज नंबर है इसका 48। अब पहला क्वेश्चन, डेट है उसकी 1 है, उसमें क्या कह रहे हैं, स्टार्टेड मुनीर स्टार्टेड हिज बिजनेस विद ₹90,000। इसकी सीधी सीधी सी एंट्री बना देंगे जिसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएं। एक तो ये कि स्टार्ट किया बिजनेस, 90,000 जो है वो उसका कैश है जो कमिंग इन है, और कैपिटल जो है वो गोइंग आउट है। मींस कमिंग इन का मतलब है डेबिट कर देंगे, गोइंग आउट का मतलब क्या है कि क्रेडिट कर देंगे। तो कैश 90,000 रुपये, कैपिटल भी 90,000 रुपये, ये हमने कर दिया। अब दूसरी एंट्री क्या कह रही है, परचेज गुड्स फॉर ₹63,000। इसने क्या किया है, गुड्स परचेज किए हैं। तो मैंने गुड्स परचेज की क्या बताई थी, परचेज की बताई थी कि हम परचेजेस लिखेंगे, परचेजेस हमेशा गुड्स और मर्चेंडाइज में लिखते हैं, परचेजेस लिख दिया। और कैश की बेसिस पे उसने गोइंग आउट किया है, मींस पैसे दिए हैं, कोई क्रेडिट या चेक नहीं दिया है। 63,000 इसकी अमाउंट है, यहाँ हमने अमाउंट डाल दी। अब थर्ड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री कह रही है सोल्ड गुड्स फॉर ₹86,400। इसने क्या किया, अब सेल्स कर दी है, तो कैश ऊपर आ जाएगा क्योंकि पैसा कमिंग इन है, और सेल्स क्या है, गोइंग आउट है। तो कितनी अमाउंट है, 86,400, यहाँ हमने लिख दी। ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। 4 वाली क्या कह रही है, परचेज गुड्स फ्रॉम सलमा फॉर ₹10,800। अब ये जो एंट्री है, नाम इसने जो लिख दिया फ्रॉम सलमा, इस सलमा की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अकाउंट पेबल मानना पड़ेगा। मींस परचेजेस तो आएगा, जो परचेजेस आ रहा था वो अभी भी आएगा, लेकिन वर्डिंग क्या चेंज हो गई, कैश था, यहाँ अकाउंट पेबल सलमा लिख देंगे। अमाउंट कितनी है इसकी, गुड्स परचेज की 10,800। पर भी ऐसा ही है, सोल्ड गुड्स टू रानी फॉर ₹12,960। इसमें भी यही बात है कि हम पहले कैश पे सोल्ड लिख रहे थे, ये देखें कैश और सेल्स लिखी थी, यहाँ हमें मजबूरन रानी की वजह से अकाउंट रिसीवेबल लिखना पड़ेगा। और सोल्ड हुआ है तो इसका सेल्स लिख देंगे। अमाउंट कितनी है, 12,960, अमाउंट भी डाल दी हमने, अमाउंट भी डाल दी। तो ये एंट्री भी हमारी क्या हुई, कंप्लीट। रानी है जिसका हमने अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स लिखा, उसने क्या किया, रानी रिटर्न गुड्स फॉर ₹21 and 60। उसको कुछ गुड्स डिफेक्टिव लगी होंगी या पसंद नहीं आई है, तो उसने हमें क्या किया, वापसी कर दी। तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, सेल्स रिटर्न को ऊपर कर देंगे क्योंकि जो माल है वो हमारे पास, जो उसने चीज़ें गुड्स जो दी हैं वो हमारे पास वापसी आ गई, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। उसको हमने भगा दिया, ख़त्म कर दिया, गोइंग आउट कुछ अमाउंट के लिए, पूरी अमाउंट के लिए नहीं है, बाकी अब बकिया अमाउंट वो देगी। तो अमाउंट कितनी है, 2160 की छूट दे दी क्योंकि उसने वापसी कर दिया वो प्रोडक्ट, वो गुड्स। अब 7 वाली क्या कह रही है, रिटर्न गुड्स टू सलमा ₹1800। अब जो 4 पे जो हमारे पास सलमा थी उसको भी हमने गुड्स
वापसी दे दी क्योंकि हमें वो डिफेक्टिव लगी, तो सलमा को हमने वापसी दे दी। उसकी एंट्री बना देंगे। उसकी एंट्री ये बनेगी कि अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा, परचेजेस रिटर्न जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितनी है सलमा की है 1800। ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब 8 वाली पे आते हैं। रिसीव फ्रॉम रानी ऑन अकाउंट फॉर ₹9,900। अब रानी जो है उसको अपना अकाउंट रिसीवेबल जो भी उसका अकाउंट पे करना था, तो उसका अकाउंट पेबल कहलाएगा। अकाउंट पेबल उसको अपना कम करना था, अकाउंट रिसीवेबल हमें बढ़ाना था, हमें भी ख़त्म करना था एक तरह से। तो उसने सोचा कि मैं इसको इनको पैसे देना शुरू कर देती हूँ ताकि मेरी उधारी कम हो। तो उसके लिए रानी ने हमें पैसे दिए हैं, तो कितने दिए हैं वो देख लेते हैं। तो रानी को हमने क्या किया, कैश कमिंग इन है और अकाउंट रिसीवेबल गोइंग आउट है। रानी का पैसा जो भी अकाउंट रिसीवेबल है वो हमारे पास से जा रहा है, 2 बार गया है, तो इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया गोइंग आउट की वजह से। कितना पैसा दिया है उसने, 9,900। मीन्स वो डिक्रीज पे जा रही है हमारी तरफ से। वो हमारी कस्टमर जो है उधार वाली वो ख़त्म हो रही है, खाता उसका ख़त्म हो रहा है। अब 9 वाली पे आ जाते हैं। पेड सैलरी टू सदफ ₹9,000। अब कोई वर्कर है हमारे पास सदफ नाम का, उसको हमने क्या किया, सैलरी दे दी। उसका टाइम हो गया, मंथ कंप्लीट हो गया, तो उसको हमने सैलरी एक्सपेंस लिख दिया। सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि हम जो पैसा दे रहे हैं वो किस बेसिस पे दे रहे हैं, कैश की बेसिस पे दे रहे हैं, ₹9,000। तो मीन्स ये जनरल जनरल ऐसे बनते हैं, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक लाइन को आप 2 वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलेंगे इंशाल्लाह कल। आज हमने बुक से समझा कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग की कितनी क्लासिफिकेशन है, क्या ब्रांचेस हैं, और जनरल जनरल के बारे में भी समझा और जनरल जनरल के क्वेश्चन सॉल्व भी किया। तो कल हम जनरल लेजर स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और कमेंट में अगर समझ आ गया है तो कमेंट में लिख के बताइए कि हमने आज ये समझा, लेसन रिफ्लेक्शन हो ना।